ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हम ये देख चुके हैं कि कोई पार्टिकल अगर प्लेन मूव कर रहा है यानी 2D मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल 3D मोशन परफॉर्म कर रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन या स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे जाकर के सेंट्रल फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही सारी चीजें डील करनी होती है। क्लियर है? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, किसी पार्टिकल का जो 3D मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिखना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो किस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है? ये डेरिवेशन करने से पहले हम थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। हम ये देख लेते हैं किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ताकि हमको आसानी हो जाए डेरिवेशन करने में। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा बेस बना देता हूँ। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें पार्टिकल की पोजीशन जो होती है ना वो 3 कोऑर्डिनेट से बताते हैं। समझ में आया क्या कहा मैंने? पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो हम 3 कोऑर्डिनेट से बताते हैं, x, y और z। क्लियर है? और जब हम स्फेरिकल पोलर की बात करते हैं, स्फेरिकल पोलर सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम होता है इसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इसमें हम r से, थीटा से और फाई से बताते हैं। इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन कौन होता है? r होता है, थीटा होता है और फाई होता है। ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर ये y कोऑर्डिनेट था, ये क्या था? z कोऑर्डिनेट था। यहाँ पर ये r जो है ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। देखिए ध्यान से, ऐसे मैं इसको बना ऐसे इमेजिन कर सकते हैं आप। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है और ये हमारा कौन सा है? x एक्सिस है। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन बतानी होती थी कहां पर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम बोल रहे थे कि x में इतना, y में इतना, z में इतना, x, y, z, इस तरीके से बताते हैं। समझ में आ गया? अब अगर आपको क्या करना है, कार्टेशियन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या करना है, उसकी पोजीशन बतानी है, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। सबसे पहला क्या है हमारा r तो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ओरिजिन मान लिया हमने ये। ठीक है, ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं हम लोग? r मान लेते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? थीटा। थीटा जो है इसका नाम होता है पोलर एंगल, इसको पोलर एंगल कहते हैं या फिर कोलैटिट्यूड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैटिट्यूड एंगल, इसके 2 नाम। ये जो थीटा होता है ये वो एंगल है जो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसने z एक्सिस के साथ में बनाया है। समझ में आया क्या बोला मैंने? थीटा कौन सा एंगल है? पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने किसके साथ में बनाया हुआ है? z एक्सिस के साथ में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला एंगल है हमारा थीटा है। तो थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद z एक्सिस। z एक्सिस के साथ में जो उसने एंगल बनाया है वो क्या हमारा? थीटा है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसमें एक और एंगल होता है फाई। ये फाई क्या होता है इसको जरा समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ से जो पॉइंट P है इसकी पोजीशन से मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। कौन से प्लेन में? XY प्लेन में। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? XY प्लेन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जो परपेंडिकुलर का फुट होता है ना, फुट ऑफ द नॉर्मल, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं उसको? प्रोजेक्शन। यानी ये वाला पॉइंट M क्या हो गया? एक प्रोजेक्शन हो गया। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? फुट ऑफ द नॉर्मल या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन जो मुझे मिला इसको मैं ओरिजिन से ऐसे लेके जाके कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बना मान लिया मैंने क्या है? वो a है। क्या डिस्टेंस मान लिया मैंने? a डिस्टेंस मान लिया। यहाँ तक समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा ओरिजिन है। x एक्सिस ने ये जो प्रोजेक्शन का वाला पॉइंट ओरिजिन से कनेक्टेड है, ये वाली लाइन के साथ में जो एंगल बनाया है उस एंगल को हम कहते हैं फाई। समझ में आ गया? तो फाई क्या है? फाई है एंगल मेड बाय साइड OM, साइड OM जो है विथ x एक्सिस। x एक्सिस के साथ में OM ने जो एंगल बनाया हुआ है उसको हमने क्या बोला? फाई। और फाई का नाम होता है एजीमुथल एंगल।
क्या होता है ये? एजीमुथल एंगल, एजीमुथल एंगल कहते हैं इसको। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या किया है मैंने, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने कोई पार्टिकल लिया, उसकी पोजीशन कैसे बताई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता दी। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर मुझे इसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। कौन कौन से? r, थीटा और फाई। तीनों को मैंने डिफाइन कर दिया। ओरिजिन से उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या बोला? r बोला। थीटा क्या है? थीटा वो वाला एंगल है जो ये वाला पोजीशन वेक्टर z एक्सिस के साथ में बना है। क्लियर है? और उसके बाद फाई क्या है? फाई वो वाला एंगल है जो प्रोजेक्शन और ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइन x एक्सिस के साथ में बनाती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाई बोलते हैं। थीटा का नाम हमने क्या रखा? पोलर एंगल या फिर कोलैटिट्यूड एंगल। और फाई क्या हमारा? एजीमुथल एंगल। यहां तक समझ में आ गई बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये ऐसे टेढ़ा मैं पर्पसली बना रहा हूं ताकि आप इस प्लेन को इमेजिन कर पाएं। कौन सा प्लेन है मैं आपको समझा देता हूं। O M P और ये पॉइंट को मैं बोलता हूं N। ये तो z एक्सिस है हमारा, ये पॉइंट क्या है? N। अगर आप ये प्लेन को गौर से देखेंगे, कौन सा? O M P N, ये वाला प्लेन। तो ये वाला प्लेन एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती है। यानी ये अगर A है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? A होना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो ON है, ON कहां आ रहा है? Z एक्सिस के अलावा आ रहा है। यानी ये वाला जो भी होगा कोई Z कोऑर्डिनेट होगा, तो उसको क्या मान लेते हैं? Z मान लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अजम्पशन हमारे क्या क्या है देखिए। हमारे पास लेट हम लोग क्या बोलते हैं? लेट बोलते हैं OM इज इक्वल्स टू A, और इसी तरीके से इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? MP भी हो जाएगा। उसके बाद OP को क्या माना है हम लोग ने? R माना है। ठीक है, उसके बाद ON को क्या माना है? Z माना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं इसको यहां। ठीक है, इसकी तो अब जरूरत नहीं होगी, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? रख कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब क्या, अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैं लेता हूं कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल NPO। मैं लेता हूं ट्राइंगल NPO। ट्राइंगल जब मैंने NPO लिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? देखिए ध्यान से, मेरे पास एडजेसेंट साइड है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। ये तो परपेंडिकुलर है ना, मेरे पास एडजेसेंट है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। तो यहां पर अगर मैं cos थीटा लगा दूं तो cos थीटा क्या होगा? एडजेसेंट क्या है? Z अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? R। तो Z क्या मिल गया? R cos थीटा। समझ में आ गया? पहला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गया कि Z कोऑर्डिनेट को आप R और थीटा के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको बंद करके हम रख देंगे। क्लियर? इसी तरीके से इसी ट्राइंगल में NPO में मेरे पास अपोजिट साइड भी है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज फिर से है। मैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? sin थीटा। तो यहां पर मैं लगा सकता हूं नाउ sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है थीटा का? अपोजिट है A अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? हमारे पास हाइपोटेन्यूज है R। यहां तक समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा R sin थीटा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, बड़े काम की इक्वेशन। अभी बताता हूं कैसे काम आएगी। यहां तक सबको समझ में आ गया? पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपको आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हमने बना ली हैं। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर अभी डिराइव करनी बाकी है, वो समझाता हूं मैं। देखिए ध्यान से, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बनाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्लेन वाला, जिसमें ये x एक्सिस है और ये कौन सा है? y एक्सिस। पार्टिकल यहाँ पर है मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या होता है पार्टिकल का, अगर मैं बोलूं कि ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये x एक्सिस पे कुछ ना कुछ क्या होगा? कोई x कोऑर्डिनेट होगा। ये y एक्सिस पे तो कुछ ना कुछ क्या होगा? कोई y कोऑर्डिनेट होगा। अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो सामने वाला भी क्या होगा? x होगा। अगर ये y है तो सामने वाला भी क्या होगा? y होगा। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है ना? ये इधर कोई मान लो फाई है या थीटा है, जो भी समझ में आता है इस तरीके से, क्योंकि ये रेक्टेंगल थे तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये आप सैकड़ों बार कर चुके हैं आपके जूनियर कॉलेज लेवल पे। ठीक है, अब यही चीज मैं यहाँ पर अभी रिपीट करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए जरा। सिर्फ प्लेन जो है अभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा लिटा देंगे। यानी अभी कैसा था? वर्टिकल प्लेन था, ये XY प्लेन कैसा था? वर्टिकल था। अब उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रोजेक्शन था, इस प्रोजेक्शन से मैंने क्या कर दिया? ध्यान दीजिए, ये फाई एंगल ना, यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से भी कोई ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, बस क्या कर दिया? उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दिया मैंने। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर भी ऐसा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी ऐसा परपेंडिकुलर।
क्लियर है? अब ये जो है कुछ ऐसा y कोऑर्डिनेट है, अगर ये y है तो सामने वाला भी क्या होगा, y होगा। अगर ये जो है कुछ x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि x एक्सिस है ना, ये x कोऑर्डिनेट, तो उसके सामने वाला भी क्या होगा, कुछ x होगा। समझ में आ गया? ये आप रोटेशन मोशन में पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ऐसा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं ट्राइंगल लूं कौन सा, OM, इसको मान लो E, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, OME, इन ट्राइंगल OME, ध्यान दीजिए जरा, मैं इसको अलग से बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये ऐसा कुछ है, ये 90 का है, ये O है, ये M है, ये E है, और ये क्या है हमारा M है। इसमें ये क्या है, हाइपोटेनस A, ये क्या है y, और ये क्या है x है। इस तरीके से हमारे पास कुछ दिया हुआ है, और उसमें ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है, ये फाई एंगल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास अपोजिट साइड भी है, हाइपोटेनस भी है, मेरे पास एडजेसेंट साइड भी है, हाइपोटेनस भी है। तो मैं पहले sin थीटा लगा देता हूँ, sin फाई लगाएंगे, थीटा नहीं क्योंकि फाई एंगल है, sin फाई लगा देंगे। sin फाई क्या होगा, sin होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है y, हाइपोटेनस क्या है a, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा a sin फाई। ये समझ में आ गया आप लोग को, y क्या मिला हम लोग को, a sin फाई। लेकिन a क्या होता है, a तो r sin थीटा है, तो a की जगह क्या लिख दूंगा, r sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा sin फाई। कहां से आया, फ्रॉम 2 से आ गया। तो y का भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में क्या करते हैं, cos थीटा लगा देते हैं, cos फाई आ जाएगा यहाँ पर। तो cos फाई क्या आ जाएगा, बताइए जरा ध्यान से। cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है, x है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, a है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos फाई हो जाएगा। लेकिन फिर से a क्या होता है, a तो r sin थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, r sin थीटा cos फाई। तो इस तरीके से हमको x कोऑर्डिनेट का भी क्या मिल गया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल गया। क्लियर है? तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आई है, चारों के चार ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ये वाला x, दूसरा वाला कौन सा है, y का r sin थीटा इनटू sin फाई, ठीक है। तीसरा क्या है, z है, z क्या है, r cos थीटा। फोर्थ वन क्या है, a है, a क्या है, r sin थीटा। समझ में आ गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं, आपको मैथ्स में भी काम आएगा। बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट भी इसको हेल्पफुल पाएंगे। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। हमारा टास्क क्या था, हमने तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना ली, हमारा टास्क ये था कि हम किसी पार्टिकल का क्या लिखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो मैं लिख रहा हूं। ये तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं, आपको चाहिए होगा तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3D में अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना है, वो तो आपको आते ही होगा, हम जूनियर कॉलेज लेवल पे कई बार करते हैं उसको। वो क्या होता है, r बार इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। मैंने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली वीडियो में बताया है, इसमें z नहीं लिया था क्योंकि वो प्लेन में था, अभी तो स्पेस में है इसलिए z कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ पोजीशन वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। समझ में आ गया, किसमें लिखेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, r बार इज इक्वल्स टू x, x क्या मिला, x तो मिला r sin थीटा cos फाई, ये हो जाएगा i क्या, ठीक है, प्लस y क्या मिला, y हमको मिला, देखिए ध्यान से, वो क्या है, r sin थीटा sin फाई, ये क्या हो जाएगा j क्या, प्लस z क्या मिला, z मिला हम लोगों को r cos थीटा k क्या। कोई हाई फंडो वाली बात नहीं की मैंने, सिर्फ क्या किया है, x की जगह पर x का ट्रांसफॉर्मेशन वाला इक्वेशन, y की जगह पर y वाला, z की जगह पर z वाला लिख दिया, तो हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया। यही सबसे बड़ा टास्क होता है, किसी पार्टिकल की क्या निकाल लेना, पोजीशन निकाल लेना, क्योंकि पोजीशन मिल गई तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल गई तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्या करके, डिफरेंशिएट करके। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया है। क्लियर है? अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, इनसे रिलेटेड मुझे क्या करना है, अभी यूनिट वेक्टर्स पर रिप्रेजेंट करने होंगे, उसके बाद मैं आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर लिख दूंगा। ओके, अब यूनिट वेक्टर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी डेरिवेशन में हमको काम आने वाला है। मैं फिर से वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, जिसमें हमारे पास ये क्या था, ये वाला पॉइंट था, हमने r थीटा फाई से बनाया था,
ये आर था, ये थीटा था और ये फाई था, इससे रिप्रेजेंट कर दिया था उसकी पोजीशन को, ये पॉइंट पी था हमारा। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं अभी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे आपके पास एक कलिंगड़ है, एक वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन बिल्कुल स्फेरिकल है, ये वाला नहीं, एलिप्सॉइड वाला नहीं बोल रहा हूँ, एक स्फेरिकल वाटरमेलन भी आता है, बिल्कुल स्फेरिकल। उस स्फेरिकल वाटरमेलन के सेंटर पे आपने क्या कर दिया, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर रख दिया। एक क्या हो गया एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन, एक क्या हो गया जेड डायरेक्शन। इमेजिन कर पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है मान लेते हैं वाला पॉइंट क्या कर रहा है, हमारे वाटरमेलन के जो सरफेस होती है ना उसकी स्किन पे आता है। समझ में आ गया? मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी स्किन पे आएगा, वो उसके अंदर भी आ सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल कि कहां पर आ रहा है, उसके सरफेस पर आ रहा है। इमेजिन कर पा रहे हैं आप कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक वाटरमेलन है, उसके सेंटर में क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन रख दिया गया, और क्या कर लिया मैंने, इसके सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया है और उस पॉइंट को क्या कर दिया, ऐसे ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया? आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये सबसे आसान तरीका है इसको इमेजिन कर लेने का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है। अब क्या, अगर पॉइंट बाहर होगा या पॉइंट अंदर होगा, उसके हिसाब से आर का जो वैल्यू है, यानी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, चेंज होगा। यानी ये वाला डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन आर के चेंज होने का डायरेक्शन है या इंक्रीजिंग होने का डायरेक्शन है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आर कैप। आर कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, आर बार में होता है। तो आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर बार। आर बार के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आर कैप होता है। समझ में आ गया? उसी तरीके से देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर दूं, वो सरफेस पे मैंने ये वाला पॉइंट लिया था, जैसे ये वाला पॉइंट लिया था, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे वाला पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे नीचे वाला पॉइंट ले लूंगा, ये वाला पॉइंट, तो आप देख रहे हैं थीटा बदल जाएगा, थीटा बढ़ भी जाएगा। तो यहाँ पर एक और वेक्टर लेता हूँ मैं, कौन सा वाला, नीचे के डायरेक्शन वाला, ये कौन सा है, थीटा कैप। कौन सा, ये थीटा कैप, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो थीटा कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ, इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो ना क्या, थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हमने क्या कर लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया। क्लियर है? इसी तरीके से फाई कैप क्या होगा, फाई कैप कब बदलेगा, जब ये हमारा प्रोजेक्शन वाला पॉइंट मूव करेगा, तो वो तो उस डायरेक्शन में है। तो फाई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई। फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में क्या हमारा यूनिट वेक्टर है फाई कैप। समझ में आ गया? तो तीन चीजें हैं, समझ में आ रही बात। ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमको निकालना जरूरी है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला बता दिया था यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को, याद है आपको? यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका है आर कैप इज इक्वल टू क्या होगा, डेबा आर बार बाय डेबा आर डिवाइडेड बाय डेबा आर बार बाय डेबा आर का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक एक करके सब निकालेंगे। अब आर बार तो हमारे पास है क्या, हाँ हमारे पास आर बार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालेंगे ऊपर वाला टर्म, डेबा आर बार बाय क्या, डेबा आर। तो डेबा बाय डेबा आर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आर हमारे पास क्या है, आर है हमारे पास क्या, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, प्लस क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास और क्या है, प्लस आर कॉस थीटा के कैप। समझ में आ गया?